नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हैक टू क्रैक एनडीए। डे 6 में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हम लोग सेल चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज की क्लास में जो हमें करना है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करना है, जो कि आपका बायोप्लाज्म थ्योरी या फिर उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्योरी भी कहते हैं और शॉर्ट में हम लोग प्लाज्मा थ्योरी भी कह देते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग पूरे के पूरे प्लाज्मा थ्योरी को और साथ में वायरस को स्टडी करेंगे। और अब से आपकी क्लास डेली लगा करेंगे। मुझे पता है बीच में कुछ इश्यूज आ गए थे, तो हम लोग क्लास रेगुलर नहीं लगा पाए थे, लेकिन अब टाइम बहुत कम बचा है, तो हम लोग डेली बेसिस पे जो है क्लास रेगुलर करेंगे। ओके, तो चलिए, सबसे पहले अगर मैं आपको प्लाज्मा थ्योरी के बारे में स्टडी करता हूँ, तो आप सबको पता है यहाँ पर अगर मैं डिस्कस करूँ लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, तो लिविंग थिंग्स के अंदर क्या होती है आप सबको पता है कि हमारी लाइफ प्रोसेस होती है ना। और ये जो लाइफ प्रोसेस होती है वो एक बहुत छोटी सी यूनिट के अंदर होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। लेकिन पहले भी हमने डिस्कस किया था यार कि कभी भी अगर मैं सेल बोलता हूँ तो सेल क्या होता है, इट्स लाइक अ कंपनी। लेकिन कंपनी के अंदर भी तो एक पर्टिकुलर जगह होती है ना जहाँ पे सारे काम होते हैं। तो इस सेल के अंदर जहां पर सारे काम किए जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक बायोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, और बायोप्लाज्म का ही आप लोगों का दूसरा नाम क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है। तो अभी मैं आपको इसको थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूं कि बायोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म होता क्या है। देखो, इन जनरल अगर हम लोग कभी भी एक सेल को देखते हैं तो एक सेल के अंदर क्या पाया जाता है, एक सेल के सेंटर में पाया जाता है आप लोगों का न्यूक्लियस, है ना। और इस न्यूक्लियस को हम लोग क्या कहते हैं, इस न्यूक्लियस को हम लोग कहते हैं कंट्रोलर ऑफ द सेल, यानी कि सीईओ ऑफ द सेल। इसके आसपास क्या पाया जाता है, पूरा का पूरा एक जेली लाइक फ्लूइड पाया जाता है, जिसके अंदर सारी की सारी ऑर्गेनेल्स फ्लोट करती है। चाहे वो राइबोसोम्स हो, लाइसोसोम्स हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे आपकी गोल्गी पेट हो, सब फ्लोट करती है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो एक सेल के अंदर जब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस आपस में कंबाइंड होता है, यानी कि इन दोनों को आपस में अगर मैं एक साथ बोलना चाहूं, तो वो क्या होता है, वही मेरा कहलाता है बायोप्लाज्म। ठीक है, क्या कहलाता है, बायोप्लाज्म। और यही बायोप्लाज्म का दूसरा नाम क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म। अब यहां पर देखो, तीन लोग हैं जिन्होंने बहुत सारी अलग अलग चीजें बोली है। सबसे पहले याद रखना कि बायोप्लाज्म टर्म कॉइन किसने किया है, वो टर्म कॉइन किया है पंकिन जी ने। ठीक है, किसने किया है, सब लोग देखना। पंकिन जी नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने टर्म बनाया बायोप्लाज्म, जो कुछ नहीं होता, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को अगर हम लोग एक साथ कंबाइन करें तो आपका बायोप्लाज्म होता है। ठीक है, सब लोगों को क्लियर हुआ। सेकेंड चीज देखो, अब बात आती है हमारी बायोप्लाज्म थ्योरी की। ठीक है, या फिर अगर मैं डिस्कस करता हूं तो आपका प्रोटोप्लाज्म थ्योरी की। तो प्रोटोप्लाज्म थ्योरी के बारे में सबसे पहली बात कि ये दी किसने थी, ये दी गई थी आपके मैक्स शर्ल्स जी के द्वारा। किसके द्वारा दी गई थी, मैक्स शर्ल्स जी के द्वारा दी गई थी। और कब दी गई थी, 1861 में। ठीक है, ये थ्योरी क्या बोलती है कि हर एक सेल बना होता है लिविंग सब्सटेंस का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोप्लाज्म बोलते हैं। और ये लिमिट कर दिया जाता है, यानी कि बांध दिया जाता है, सराउंड कर दिया जाता है, किसके द्वारा, हमारे एक थिन मेम्ब्रेन से, जिसको हम लोग जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से, है ना। तो इतनी सिंपल सी थ्योरी थी हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन इसके ऊपर काफी क्वेश्चन बन चुके हैं। फिर से देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हर एक सेल बना होता है लिविंग सब्सटेंस के द्वारा, जो कि क्या होता है, हमारा बायोप्लाज्म कहलाता है। और बायोप्लाज्म इज नथिंग बट योर साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। और ये बेसिकली लिमिट कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा। एक दोस्तों अनअकैडमी आपके लिए एक नया बैच कोर्स लेकर आ गया है जो कि है सुपर 30 एनडीए प्रैक्टिस बैच कोर्स। अभी तक हमने अपनी पूरी थ्योरी प्रैक्टिस कर चुकी है। अब टाइम आ गया है देखने के लिए कि आप लोगों ने कितना सीखा है और पूरा का पूरा उसको प्रैक्टिस करने के लिए। दोस्तों इस कोर्स में अर्पित चौधरी सर आपको मैथ्स पढ़ाने वाले हैं, धीरज सर आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे, कार्तिक सर आपको हिस्ट्री और पॉलिटिक्स पढ़ाएंगे, सनी वर्मा सर ज्योग्राफी एंड करंट अफेयर पढ़ाएंगे, कनिका मैम आपको फिजिक्स पढ़ाएंगी, रेशमा खान मैम आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगी और मैं जिसे एसो बायोलॉजी कहा जाता है वो आपको पूरा का पूरा बायोलॉजी पढ़ाएगा। दोस्तों ये कोर्स स्टार्ट होने वाला है आपका 16 फेब से और ये 31 मार्च तक जाएगा। और अभी तक अनअकैडमी प्लस 2500 से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन दे चुका है, जो कि पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा है। तो आप लोग अनअकैडमी का फ़ायदा उठा सकते हो, इस कोर्स के साथ अपने प्रिपरेशन को और मजबूत कर सकते हो। तो डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप एंड एनरोल फॉर द अनअकैडमी प्लस नाउ। ये कोर्स 16 फेब से स्टार्ट होगा और 31 मार्च 2022 तक जाएगा। दोस्तों इस कोर्स के लिए आपके पास एक आज के लिए यानी कि 16 फरवरी के लिए एक स्पेशल ऑफर भी है, जो कि है अनलॉक 20 के नाम से, जहाँ पे अभी तक आप लोग अगर रेफरल कोड यूज़ कर रहे थे तो आपको सिर्फ और सिर्फ 10% का डिस्काउंट मिल रहा था अपने कोर्सेज पे। लेकिन अगर आप आज की आज यानी कि 16 फेब को अपने सब्सक्रिप्शंस लेते हो तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा
उसके लिए आपको कोड यूज़ करना पड़ेगा अनलॉक 20। तो जो सब्सक्रिप्शन आपको 24 महीने का यानी कि 2 साल का 12,000 के आसपास का पड़ता था वो 9,700 के आसपास का पड़ जाएगा। और वही जो आइकॉनिक था वो आपको 14,500 के आसपास का पड़ता था, वो आपको 11,600 के आसपास पड़ जाएगा। और अगर आप लोग सिर्फ 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आपको पता है जो रेगुलर प्राइस आपका 8,096 था वो कम होकर आपका 6,477 का पड़ जाएगा। और अगर आप लोग आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो जो आपको 9,715 का पड़ता था वो आपको 7,772 का पड़ जाएगा। तो सोचिए मत, प्रैक्टिस का टाइम अब आ चुका है, तो आप इनरोल कर लीजिए सुपर 30 बैच कोर्स में, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और अगर अभी तक आपने अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो अभी जाकर इनरोल करिए और यूज़ कीजिए अनलॉक 20 ताकि 20% का डिस्काउंट आपको मिल सके। एक पिक्चर आप लोग देखिएगा, आपको ये पिक्चर दिख रही है, इसके अंदर क्या दिख रहा है अगर आप लोग ध्यान से फोकस करते हो तो ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है कि नहीं। ये हमारा क्या है, साइटोप्लाज्म है। और यही सेल का क्या कहलाता है, लिविंग सब्सटेंस कहलाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोप्लाज्म बोलते हैं। और इस बायोप्लाज्म यानी कि आपके प्रोटोप्लाज्म को क्या कर दिया गया है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा रोक लिया गया है, बांध लिया गया है, कवर कर दिया गया है। सिंपल चीज था। और इसी बायोप्लाज्म, क्योंकि ये आपका सेल का एक लिविंग पार्ट होता है, तो इसी के अंदर क्या होते हैं, सारे के सारे लाइफ प्रोसेस किए जाते हैं। ठीक है, सब लोगों को समझ में आया। तो हमेशा याद रखना कि इसी बायोप्लाज्म के अंदर क्या होते हैं, सारे के सारे लाइफ प्रोसेस होते हैं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि सेल के अंदर होते हैं, लेकिन ये उसी का एक्सटेंडेड पार्ट है कि सेल के अंदर भी कहाँ होते हैं, बायोप्लाज्म यानी कि आपके प्रोटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। क्योंकि इसी के अंदर सारे के सारे लाइफ प्रोसेस होते हैं, तो एक और साइंटिस्ट आए थे जो कि आपके कौन थे, हक्सली जी। ठीक है, तो हक्सली जी ने क्या किया, 1868 में इसको बोला कि ये हमारा क्या है, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। अगर मैंने बोला फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ तो वो क्या होता है, सेल होता है, क्योंकि सेल से मिलकर टिश्यू, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन, ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बनता है। लेकिन क्योंकि सेल के अंदर बायोप्लाज्म में सारे के सारे लाइफ प्रोसेस होते हैं, तो इसलिए इसको क्या कहा गया है, इसको कहा गया है फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ठीक है, किसके द्वारा कहा गया है, हक्सली जी। 3 नाम याद रखना। बायोप्लाज्म टर्म कॉइन किसने किया, पंकिन जी। बायोप्लाज्म थ्योरी जो कि बोलती है हर एक सेल बना होता है बायोप्लाज्म का, जो कि लिमिट किया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा, वो दिया गया मैक्स शेल्स 1861। और उसके बाद आपको पता है कि हक्सली जी ने क्या बोला, इस बायोप्लाज्म यानी कि प्रोटोप्लाज्म को फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ बोला। सिंपल था। इसके ऊपर क्वेश्चन हम लोग कल की क्लास में करेंगे, टेंशन मत लीजिए। अभी के लिए हमारी बायोप्लाज्म बहुत थ्योरी बहुत सिंपल थी। वीडियो पसंद आई हो, आप लोगों को सब कुछ समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, बिकॉज टाइम बहुत कम रह गया है और हमें 30 डेज के अंदर पूरा का पूरा बायोलॉजी कवर करना है। ठीक है, और बड़े आसानी से हो सकता है, अगर आप अपनी तरफ से मेहनत करोगे तो 15 दिन में कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैं आपको सिर्फ आधे आधे घंटे में करवा रहा हूँ डेली बेसिस पे, इसलिए मैं 30 डेज में करवाऊंगा। चलिए, तब अगली चीज जो हमें आज पढ़नी है वो क्या पढ़ना है, हमें एक वायरस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहली एक इंपॉर्टेंट चीज, क्या वायरस के पास एक सेल होता है, नहीं होता। तो हमें पता है कि जो एक वायरस होता है, पहली इंपॉर्टेंट चीज हमेशा एक असेलुलर होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज हमेशा याद रखना यार कि क्या वायरस सेल थ्योरी को फॉलो करता है, क्योंकि वायरस के पास सेल ही नहीं है तो ये सेल थ्योरी को कैसे फॉलो करेगा, मैंने आपको पहले ही बताया था। तीसरी चीज, क्या आप लोग वायरस को एक न्यूड आई से देख सकते हो, वायरस को आप लोग कभी भी एक न्यूड आई से नहीं देख सकते हो। इसीलिए एक वायरस क्या होता है, एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है जो कि क्या करता है, दूसरे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स के सेल को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, यानी कि वो उसके अंदर घुस के रहने की कोशिश करता है। यही नहीं, ये जो इन्फेक्ट करता है सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस को नहीं करता, बल्कि यूकैरियोटिक्स और प्रोकैरियोटिक्स दोनों को करता है। अब आप लोग बोलोगे सर ये कैसे, कि सर बैक्टीरिया को भी हम लोग न्यूड आई से नहीं देख सकते, तो बैक्टीरिया को कैसे एक पूरा का पूरा एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म एक दूसरे माइक्रोस्कोपिक को कैसे इंपैक्ट कर सकता है। लेकिन देखो, अगर मैं बोलूं वायरस और अगर मैं बोलूं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर क्या एक सेल होता है, बिल्कुल होता है। तो वायरस को इन्फेक्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है, दूसरे होस्ट का सेल ही तो चाहिए होता है। तो इसलिए वायरस इवन बैक्टीरिया को भी क्या करता है, इंपैक्ट करता है। तो अब याद रखना कि वायरस जो होता है वो ना सिर्फ यूकैरियोटिक्स यानी कि प्लांट्स, एनिमल्स और फंगाई, बल्कि प्रोकैरियोटिक्स यानी कि बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट करता है। और ऐसे वायरस जो कि आपके बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफाज, या फिर आपका शॉर्ट में हम लोग फाज बोल देते हैं। ठीक है, देखो यार, एक वायरस जो होता है ना उसके ऊपर काफी ज्यादा चर्चा चलती रहती है कि क्या वायरस लिविंग है, क्या वायरस नॉन लिविंग है। तो हमेशा याद रखना कि वायरस जो होता है ना उसको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए होता है,
एक होस्ट चाहिए होता है, यानी कि एक बॉडी चाहिए होती है। जैसे आपने वेनम मूवी देखी होगी ना, वो जो कीड़ा था वेनम, उसको जिंदा रहने के लिए होस्ट चाहिए होता था। तो आपको पता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको जिंदा रहने के लिए एक होस्ट चाहिए होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग जानते हैं पैरासाइट के नाम से, ठीक है। और जो लोग इस पैरासाइट के बारे में यानी कि इस वायरस के बारे में स्टडी करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? वायरोलॉजिस्ट कहते हैं। क्योंकि वायरस की स्टडी को क्या कहा जाता है? आपका वायरोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। सब लोगों को क्लियर हुआ कि वायरस की स्टडी इज योर वायरोलॉजी। और इसके अलावा जो लोग वायरस की स्टडी करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? वायरोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। अब देखो, एक सिंपल चीज मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहूंगा। क्या समझाना चाह रहा हूँ? आप लोग यहाँ पर फोकस कीजिएगा कि अगर मेरे पास ये एक वायरस है, ठीक है, सबसे पहले एक बात याद रखना कि जितने भी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे मैं बात कर रहा हूँ प्रोकैरियोटिक्स की, चाहे मैं बात कर रहा हूँ यूकैरियोटिक्स की, तो आप सबको पता है कि इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, क्या पाया जाता है? हमेशा डीएनए पाया जाता है। लेकिन वहीं अगर मैं एक वायरस की बात करता हूं, तो हमेशा याद रखना इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल पाया जाएगा वो क्या पाया जाता है? आरएनए पाया जाता है। आपने इवन सुना होगा, क्या सुना होगा यार, कि जो एक वायरस होता है, जैसे कोरोना अभी तक बहुत चला था कि कोरोना जब स्टील पे रहता है 4 घंटे में मर जाएगा, कपड़े पे 5 घंटे में मर जाएगा, फ्री एयर में 14 घंटे में मर जाएगा, है ना। तो ऐसा क्यों होता है? देखो, कभी भी एक जो वायरस होता है ना, ये एक फ्री एटमॉस्फेयर में लिविंग नहीं रह सकता है, ठीक है। तो फ्री एटमॉस्फेयर में ये क्या होता है? सिंपली सी बात याद रखना कि एक केमिकल की तरह होता है, यानी कि एक छोटा सा केमिकल सब्सटेंस होता है, लिक्विड टाइप होता है, जो कि क्या करता है? ऐसे ही घूमता रहता है। इसको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए होता है? एक होस्ट चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बॉडी, ठीक है, ये एक ह्यूमन बॉडी है। ह्यूमन बॉडी में आपको पता है उसके खुद के बहुत सारे सेल्स होते हैं, होते हैं कि नहीं? तो ये वायरस क्या करता है? फ्री एटमॉस्फेयर में रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, तो ये क्या करेगा? ये सिंपली सा जाता है और हमारी बॉडी के अंदर जाके रेप्लिकेट करता है, यानी कि हमें अटैक किया और मेरे सेल को क्या करता है? अपना बनाने लग जाता है। देख रहे हो आप लोग कैसे ये रेप्लिकेशन कर रहा है? तो इसलिए याद रखना कि वायरस को नॉन लिविंग क्यों बोला जाता है या फिर लिविंग क्यों बोला जाता है? क्योंकि फ्री एटमॉस्फेयर वो जिंदा नहीं रह सकता। उसको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? एक होस्ट सेल चाहिए, जिसके अंदर जाकर वो क्या करता है? रेप्लिकेट करता है, ठीक है। सब लोगों को पहले इंपॉर्टेंट चीज समझ में आई। अब देखो, कुछ लोग बोलते हैं कि सर वायरस को मारना डिफिकल्ट क्यों होता है? अब वायरस को मारना डिफिकल्ट इसलिए होता है, बोलेंगे सर उसके पास सेल नहीं होता। यार सेल नहीं है तो उसको मारना बड़ा आसान है, फ्री एटमॉस्फेयर में छोड़ दो, वो तो ऐसे ही मर जाएगा। लेकिन क्योंकि इसके पास खुद का कोई सेल नहीं होता, तो क्योंकि ये एक होस्ट की बॉडी के अंदर, एक होस्ट के सेल के अंदर मैक्सिमम टाइम स्पेंड करता है, इसलिए इसको मारना क्या हो जाता है? काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। अब एक अगली चीज देखिएगा, एक सिंपल सी चीज जो एनडीए 2021 में एक क्वेश्चन बना था कि जो एंटीबायोटिक्स होती है, क्या आपके वायरस पे काम करती है? सिंपल सी चीज समझने की कोशिश करना। एंटीबायोटिक्स क्या आपके वायरस पे काम करेगी? वायरस पे कभी भी एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती है। एंटीबायोटिक्स किस पे काम करती है? हमारे बैक्टीरिया पे। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है बैक्टीरिया के पास क्या खुद का सेल होता है? बिल्कुल, इसके पास खुद का सेल होता है, बेशक एक ही हो। तो जब मेरी बॉडी के अंदर वायरस घुसता है तो क्या करता है? मेरे सेल को रेप्लिकेट करता है। लेकिन जब मेरी बॉडी के अंदर एक बैक्टीरिया घुसता है ना, तो ये मेरे सेल है, ठीक है। आप लोग देख रहे हो, ये मेरे सेल है। मेरे सेल उस बैक्टीरिया को मेरी बॉडी के अंदर घुसने से रोक नहीं पाए, तो अब क्या होगा? देखो, इस बैक्टीरिया ने आकर क्या किया? मेरी बॉडी के अंदर कब्जा कर लिया। ये बैक्टीरियल सेल आ गया, ये बैक्टीरियल सेल आ गया। तो जब मैं एक एंटीबायोटिक खाता हूं तो क्या होता है ना, सब लोग देखिएगा कि यहां पर ये एंटीबायोटिक आती है और आके इन बैक्टीरियल सेल को मार देती है और हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन से छुटकारा मिल जाता है। लेकिन जब एंटीबायोटिक हम लोग एक वायरस के केस में लेने की कोशिश करते हैं, तो वो कहां मारेगी? यहां पे तो कोई वायरस का सेल ही नहीं है, तो क्या मेरे सेल को मारेगी? नहीं। इसलिए क्योंकि इसके पास ऐसे मेटाबॉलिक पाथवे ही नहीं होते जहां पर आकर अटैक कर सके एंटीबायोटिक्स, इसलिए एंटीबायोटिक हमारे एक इसके ऊपर, वायरस के ऊपर कभी काम नहीं करती है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से हम लोग तीन चार चीजों को और समझते हैं। सबसे पहली चीज ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है, जस्ट एक सेकेंड रुकिएगा, कि दे लैक मीन्स फॉर सेल्फ रिप्रोडक्शन आउटसाइड अ होस्ट सेल। यही चीज मैंने आपके साथ डिस्कस की कि एक वायरस कभी भी एक होस्ट सेल के बाहर यानी कि फ्री एटमॉस्फेयर में कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। वो एक केमिकल सब्सटेंस की तरह होता है, उसको एक होस्ट के अंदर घुसना पड़ता है, जिसके अंदर वो क्या करता है? अपने आप को रेप्लिकेट करता है। दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताया कि वायरस क्योंकि वो एक असेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है, डीएनए नहीं होता। एग्जांपल देख लो आप लोग कि एचआईवी के बारे में आपने सुना होगा, जो कि एड्स का वायरस है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम का ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है।
इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। एनडीए 2017 का क्वेश्चन है। क्योंकि आपको पता है कि इसके पास खुद का सेल नहीं होता, तो ये क्या करता है, एक होस्ट के सेल में घुसता है। तो इसीलिए एक वायरस को मारना काफी डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्पेंड क्या करता है, एक होस्ट सेल के अंदर स्पेंड करता है ना, और वहीं पे अपने आप को रेप्लिकेट करता रहता है। और आखिरी चीज हम लोगों ने क्या समझी, आखिरी चीज हमने समझी कि एंटीबायोटिक कभी भी एक बैक्टीरिया पे काम करता है लेकिन वायरस पे क्यों नहीं करता, क्योंकि वायरस के पास ऐसे मेटाबॉलिक पाथवे ही नहीं होते जहां पर एंटीबायोटिक जाके फंक्शन कर सके और उसको बेसिकली मार सके। ठीक है, तो वायरस के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम लोग एक बार जनरल स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक वायरस का। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो कि एक वायरस का जो आपका जनरल स्ट्रक्चर है वो कैसे होता है। इस वायरस के ऊपर सबसे पहले सेंटर में क्या पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। देख रहे हो आप लोग, जो कि क्या है, आरएनए है। तो सबसे पहले ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है, इसके चारों तरफ एक टफ प्रोटीन की कोटिंग पाई जाती है, टफ प्रोटीन की दीवार पाई जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं। तो इस न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड को अगर हम लोग कंबाइन कर दे तो यही कहलाया जाता है न्यूक्लियोकैप्सिड। जैसे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म मिलकर क्या बनाता था, बायोप्लाज्म बनाता था। फिर क्या किया, इन्होंने इसको एक पॉलीबैग में पैक कर दिया। इस पॉलीबैग को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका सराउंड करता है न्यूक्लियोकैप्सिड होता है ना, यानी कि ये मेम्ब्रेन एनवलप आपके न्यूक्लियोकैप्सिड को कवर करता है। उसके बाद इसके ऊपर पाए जाते हैं प्रोटीन स्पाइक्स। और ये प्रोटीन स्पाइक्स क्या होते हैं, आपको पता है कि एक कांटे होते हैं जिससे एक वायरस हमारी बॉडी पे ग्रिप बनाता है। तभी आपने देखा होगा कि जब कोरोना फैल रहा था लोग क्या बोल रहे थे, बेटा बार बार हाथ धो लें। बार बार हाथ धोने से क्या होता है, इस चीज को आप लोग समझिएगा कि आप लोग जब ऐसे सैनिटाइजर लगाते हो ना, तो वो इसके पूरे के पूरे इस कांटों को खाद देता है। तो अगर आपके पास हाथ ही नहीं होगा तो क्या आप हक कर पाओगे। तो वायरस अगर यहाँ पे बैठा भी होगा ना, उसके पास हाथ नहीं होगा तो आपके सेल में घुस नहीं पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, आपका एक वायरस काम करता है। तो चलिए आज के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा, पूरा का पूरा हम लोगों ने प्लाज्मा थ्योरी समझी, इसके अलावा हम लोगों ने वायरस को पूरा स्टडी किया। कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो अब टाइम आ गया है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे का, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। टॉप 5 बच्चों का नाम मैं अगली क्लास में लूंगा, ताकि जिन्होंने सबसे पहले दिया होगा आंसर और करेक्ट आंसर दिया होगा। ठीक है, तो एनडीए 2020 का ही क्वेश्चन है, आज की क्लास से होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपनी कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बाकी वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए वीडियो को आप डायरेक्ट क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम